Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 28 फरवरी 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गुयाना को, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2013 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो यहाँ पे ना इस प्रश्न के अंदर में आपको 3 अलग अलग बॉडीज़ के नाम दिए गए हैं। पूछा यह जाता है कि इन बॉडीज़ में से कौन सी बॉडी ऐसी हैं जो कि गाँव के अंदर जो घर होते हैं, रूरल हाउस होल्ड्स हैं, वहाँ पर उनको उधारी देने का काम करती है, यानी कि एक डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने का काम करती है। तो उन बॉडीज़ के नाम को जब आप देखोगे तो पहला नाम है रीजनल रूरल बैंक, दूसरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फिर तीसरे का नाम है लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो ये 3 यहाँ पर आपको अलग अलग बॉडीज़ के नाम दिए गए। बताओ यहाँ पर किसका काम है क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना हमारे रूरल हाउस होल्ड्स को। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोलता है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर एक बीमारी की चर्चा की जा रही है जो कि कहीं ना कहीं गायों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा पैदा कर रही है। तो उस बीमारी का नाम है मैड काउ डिजीज़। इसको लेकर ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल पिछले कुछ दिनों में पब्लिश हो चुके हैं। देखो हुआ यह है कि ब्राज़ील के अंदर इस बीमारी को देखा गया है और ब्राज़ील कहीं ना कहीं बीफ एक्सपोर्टिंग के मामले में एक वन ऑफ द टॉप कंट्री के अंदर में आता है। और क्या करता था ब्राज़ील, अभी तक चाइना को ये बीफ एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन रिसेंटली जैसे यहाँ पर मैड काउ डिजीज़ का एक केस निकल कर आया तो अपना जो एक्सपोर्ट है वो ब्राज़ील ने कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस वजह से ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हुए, जैसा आप यहाँ पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर ब्राज़ील सस्पेंड्स सप्लाई टू चाइना आफ्टर अ केस ऑफ मैड काउ डिजीज़। और ऐसे यहाँ पर ढेर सारे आर्टिकल्स और पब्लिश होते चले गए। लाइव मिनट का एक्सप्लेनर सेक्शन पर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, इन्होंने समझाया है डिटेल से कि आखिरकार मैड काउ डिजीज़ क्या है जो कि रिसेंटली ब्राज़ील के अंदर में रिपोर्ट किया गया है। चलो फिर डिस्कस करते हैं। देखो एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा रेलिवेंट आर्टिकल है, आपसे पता है कि डायरेक्टली यहाँ पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाते हैं और कई सारी बीमारियों को लेकर, डिजीज़ को लेकर क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है। तो दोस्तों जब हम लोग यहाँ पर इस बीमारी की बात करते हैं ना, तो उसको मैड काउ डिजीज़ के बाद ना एक और नाम है जिस नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीएससी के नाम से बोलते हैं। अब ये बीएससी का मतलब क्या है, इसका मतलब है बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एनसीफेलोपैथी। ये नाम से भी यहाँ पर बीमारी जानी जाती है। ये बीमारी कहीं ना कहीं डीजनरेटिव, ट्रांसमिसिबल, स्लोली प्रोग्रेसिव एंड फैटल इन्फेक्शन के तौर पर देखने को मिल सकती है। अब इसका मतलब क्या है, देखो कहीं ना कहीं बीमारी डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट करती है। जो गाय हैं उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली असर पड़ता है इस बीमारी की वजह से। प्लस एक गाय से दूसरे गाय में ये बीमारी फैल सकती है, उनका जो झूठा खाना है ना उसकी वजह से बीमारियाँ फैल सकती हैं। फिर उसके बाद में सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ इस बीमारी में ये देखने को मिलती है कि मान लो ये इन्फेक्शन अगर किसी गाय को हो जाता है तो उसके कई साल बाद यहाँ पे लक्षण दिखने स्टार्ट होते हैं, तब तक कुछ नहीं पता चल पाता कि बीमारी आखिरकार गाय को हुई है या नहीं हुई है। फिर उसके बाद में ये इन्फेक्शन अपने आप एक फैटल इन्फेक्शन है, यानी कि जानलेवा इन्फेक्शन है और पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये रहती है कि गाय की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि गाय को परेशानी जो है ना वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और लगातार बढ़ते बढ़ते ये परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाती है मैड काउ डिजीज़ के अंदर में। अब ये जो बीएससी है जिसका नाम जिसकी फुल फॉर्म मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, अभी मैं आपको लिखित में भी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा, डोंट वरी। तो जो ये बीमारी है ना इसके पीछे का एक कारण है। वो जो कारण है वो क्या है, वो कारण है एक प्रोटीन।
उस प्रोटीन का नाम क्या है? उस प्रोटीन का नाम है प्रायन, PRION। तो ये जो प्रोटीन है प्रायन नाम का, ये कहाँ पे मिलता है? जो सेल होता है ना, जो कोशिकाएं होती हैं, उनके सरफेस पर ये प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन होता यह है, ये जो नॉर्मल प्रोटीन है, जब ये एक एबनॉर्मल वाली कंडीशन में बदल जाता है ना, तो ये बहुत खतरनाक साबित हो जाता है। और यही चीज़ मैड काउ डिजीज़ में होती है कि जो ये प्रोटीन है, नॉर्मल प्रोटीन है, प्रायन प्रोटीन, जो कि सेल की सरफेसिस में पाया जाता है, ये कहीं ना कहीं एबनॉर्मल कंडीशन में बदल जाता है। और एबनॉर्मल कंडीशन में बदलने की वजह से ये प्रोटीन बहुत ज़्यादा हार्मफुल, बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है। और जैसे यहाँ पर इसके अंदर बदलाव होता है ना, ये प्रोटीन डायरेक्टली क्या करेगा? नर्वस सिस्टम के ऊपर असर डालेगा, ब्रेन के ऊपर डायरेक्टली असर डालेगा, ब्रेन के साथ साथ जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर डायरेक्टली असर डालेगा। इस वजह से जो गाय हैं वो धीरे धीरे चलना भी बंद कर देती हैं जब वो बीमारी इनको ये लग जाती है। तो फिर उसके बाद में बोला गया कि मान लो यहाँ पर एक बीमार गाय है ये, तो इसकी जो बॉडी है ना, उसको ये पता नहीं चलता कि हाँ ये जो एबनॉर्मल प्रायन है वो उसकी बॉडी के अंदर में है ना। और फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है कि वो जो गाय है वो और बीमार पड़ने लगती है, वो बीमारी से इससे लड़ नहीं पाती है, निपट नहीं पाती है। फिर उसके बाद में तकलीफ वाली बात यह है कि बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है एक गाय से दूसरे गाय में। कैसे? मान लो यहाँ पर एक गाय है जिसने अपना चारा खाया, उसको झूठा कर दिया है, अब दूसरी गाय आकर यहाँ पर उसको खाती है, तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फेक्शन है ना, वो उस फूड के ज़रिए उस दूसरी गाय के अंदर भी पहुँच सकता है। फिर बात की जाती है यहाँ पर सिम्टम्स की। इसमें लक्षण क्या होता है? देखो, लक्षण में सबसे पहली चीज़ देखने को मिलता है, एक कॉमन साइन यह है कि जो गाय है उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। बिहेवियर चेंज कैसा? कि मतलब उसको चलने में बहुत तकलीफ होती है, प्रॉपर वॉक नहीं कर पाती। देन उसके बाद में ऐसे और कई सारे इश्यूज़ होते हैं। प्रॉपर वॉकिंग के साथ साथ आप कह सकते हो वो गाय सही से उठ नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है ना, जो नर्वस सिस्टम है, वही अफेक्ट हो चुका है। तो ब्रेन ही नहीं काम कर पा रहा है तो पूरी बॉडी कैसे काम कर पाएगी? देन उसके बाद में मेंशन किया गया, मैंने जैसे बोला कि अगर ये इन्फेक्शन किसी गाय को हो जाता है तो लगभग 4 से 6 साल लग जाते हैं पता लगाने में, और या फिर कह सकते हो 4 से 6 साल बाद ही हम लोग को सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं इतना समय जब हो जाता है ना, तो ये बीमारी पूरी तरह से जकड़ लेती है उस गाय की बॉडी को। फिर ये बीमारी कहीं ना कहीं कह सकते हो बिल्कुल जानलेवा ही साबित होती है, और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पर यह है कि ट्रीटमेंट की बात करें तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है जो कि अभी इस बीमारी को रोक सके। तो इस वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है मैड काउ डिजीज़। मैड काउ डिजीज़ के साथ साथ जो इसका दूसरा नाम बताया BSE के नाम से, यानी कि बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, अभी मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं ना, वो सारी की सारी यहाँ पे लिखित में प्रोवाइड करवाती हैं। ये कॉन्टेक्स्ट क्या है ना, न्यूज़ क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, ब्राज़ील वाले जो न्यूज़ निकल कर आई है। देन मैड काउ डिजीज़ क्या है ये आपको समझा दिया है ना, इसको किस नाम से जानते हैं, BSE के नाम से जानते हैं, वो पता चल गया। इसके पीछे का कारण क्या है ना, वो प्रायन प्रोटीन, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। और ट्रांसमिशन, सिम्टम्स वगैरह सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। ये आपको लिखित में प्रोवाइड करवा दिया है PDF में, PDF से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ जो अगला आर्टिकल है, इसको आर्टिकल भी कह सकते हो या एडिटोरियल भी कह सकते हो। ठीक है, कह सकते हो कि एक एडिटोरियल है और बहुत ज़्यादा रेलिवेंट आर्टिकल है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, खासकर मेंस में और प्रीलिम्स में भी आराम से। क्या बात की जा रही है? देखो, इस एडिटोरियल को लिखा गया है ना रोहिणी कृष्णमूर्ति साहब के थ्रू। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है ब्लू फूड के बारे में। अब ये ब्लू फूड क्या होता है? ब्लू फूड का मतलब आप नाम से थोड़ा बहुत मैच कर पा रहे होंगे, यानी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, उनकी बात की जा रही है, उसको हम लोग ब्लू फूड बोलते हैं। तो एक स्टडी हुई है, उस स्टडी ने ये बताया है कि जो ये ब्लू फूड है ये कहीं ना कहीं इंसान के लिए काफ़ी हद तक न्यूट्रिशन भरपूर हो सकता है और इंसानों के लिए कहीं ना कहीं लाइवलीहुड को जनरेट कर सकता है। ओवरऑल इंडिया के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर एक इम्प्रूवमेंट दिखा सकता है। तो जैसे हम लोग नॉर्मली वैसे जो मीट का प्रोडक्शन करते हैं ना, जो रेड मीट होता है या फिर यहाँ पर कोई चिकन वगैरह हो गया, तो इसका पालन पोषण बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और पालन पोषण करने में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है, आप ऐसा कह सकते हो। प्रदूषण भी बहुत सारा होता है, बहुत सारी जो गैसेस है वो यहाँ पर निकलती हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो उसका एक अच्छा ऑल्टरनेटिव सोर्स है ब्लू फूड। ब्लू फूड के कई सारे फ़ायदे हैं जब आप इसको दूसरे मीट से कंपैरिजन करोगे, तो वो चीज़ यहाँ पे एक स्टडी के अंदर में बताई गई है। और इंडिया में वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आज के समय पर चल रही हैं, वो प्रॉब्लम्स को ब्लू फूड आराम से टैकल कर सकता है, वो चीज़ भी यहाँ पर इस आर्टिकल में समझाई गई है। तो क्या क्या समझाया गया है, बिल्कुल एक एक स्पेसिफिक पॉइंट्स के माध्यम से, यानी कि आपके पास में कुछ कंटेंट, हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग एक कंटेंट रेडी होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में आएगा तो मैं लिखूंगा क्या। तो वहीं से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारे रेलिवेंट पॉइंट्स को मैंने इकट्ठा कर लिया है, वो पॉइंट्स आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिए जाएंगे, है ना। वहाँ से
PDF में जो है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो चलते हैं आर्टिकल पर। तो स्क्रीन पर बस खाली नीचे देखते हुए चलना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आराम से मिलती चली जाएगी। तो न्यूज़ क्या है, मैंने आपको बता ही दिया है। एक नई स्टडी आई है, उस नई स्टडी ने सजेशन दिया है या सजेस्ट किया है कि जो ब्लू फूड है ना, जो खासकर हमारे समुद्र के अंदर पाया जाता है, पानी के अंदर में पाए जाते हैं ऐसे जानवर, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माने जाते हैं और इससे और भी बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। इंडिया का इवन रेवेन्यू जनरेशन भी हो सकता है। इंडिया की जो खासकर रेवेन्यू जो आय है वो भी बढ़ सकती है। हम एक्सपोर्ट वगैरह बढ़ा सकते हैं, लोगों को रोज़गार मिल सकता है, लोगों में जो एक तरीके से न्यूट्रिशन की कमी है उसको हम पूरा कर सकते हैं। ये सारा काम ब्लू फूड से किया जा सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आप समझ ही चुके होंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन समझाई गई है। जो मैरीन एनवायरनमेंट में हमारे समुद्र के अंदर पाया जाता है उसी की बात की जा रही है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आ जाता है कि आखिरकार ब्लू फूड का एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे यहाँ पर ये इतना अच्छा साबित हो सकता है। तो पहली चीज़ यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं कि ये की सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है ना, जो हमारा पोषण होता है ना उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लाइवलीहुड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की जब आप लोकेशन देखते हो तो वो एक बेस्ट चीज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रकार से, जब आप नीचे इंडिया का सदर्न पोर्शन देखोगे तो एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है। 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी बाउंड्री जो है हमारी समुद्र के साथ में टच होती है, ठीक है ना। और इन समुद्र के अंदर बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, तो उन्हीं की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इंडिया के पास में ये एक कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट भी है। तो हमने डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं ये जो ब्लू फूड है ये लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, उनको अच्छा पोषण देगा। अब पोषण किस प्रकार का देगा, तो लगभग कह सकते हो ये जो ब्लू फूड है ना, ये इंडिया में 3.2 बिलियन पीपल को प्रोटीन की सप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये जो एनिमल्स होते हैं इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और आपको पता है जो इंसान है ना, जो ह्यूमन बींग है, उसको डेली बेसिस पर एक अच्छी खासी मात्रा में, जिसका जितना बॉडी वेट है ना, लगभग बोला जाता है उतने ही बॉडी वेट के हिसाब से उतने ही ग्राम जो है प्रोटीन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी का वेट है 80 किलोग्राम, तो उसे यहाँ पर कम से कम तो 80 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन तो चाहिए होगा, है ना। और अगर वो मसल बिल्ड कर रहा है, जिम वगैरह जा रहा है, बहुत हार्ड सेशंस कर रहा है, तो उसको इसका दुगना चाहिए होगा, 160 ग्राम 170 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग काफ़ी सारे लोगों को प्रोटीन की सप्लाई यहाँ से मिल जाएगी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। प्लस जो लोग वहाँ पे आसपास रह रहे होंगे वो यहाँ पर मछली पकड़ेंगे, है ना, उन ब्लू फूड को पकड़ेंगे, पकड़कर बेचेंगे, तो इससे क्या होगा, उन लोगों का जो रेवेन्यू है वो भी जनरेट होता हुआ नज़र आएगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। वहाँ के जो लोग हैं उनको एक सपोर्ट मिलेगा, लाइवलीहुड मिलेगा। लगभग बोला जा रहा है कि ये सेक्टर ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को, मिलियंस ऑफ लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाता है, उनको एक तरीके से रोज़गार प्रोवाइड करवाता है, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं और बड़े लेवल पर ये रोज़गार प्रोवाइड करवा सकता है। और जो दूसरा बेनिफिट है ब्लू फूड का वो है लो एमिशन और टैकल डेफिशिएंसीज, यानी कि जो प्रदूषण है या फिर कह सकते हो बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेस हैं वो बाकी सारे मीट प्रोडक्ट्स के थ्रू निकलती हैं, है ना। बाकी सारे जब आप मीट प्रोडक्ट्स का जब देखोगे ना, मुर्गे का पालन किया जा रहा है, उसको पाला जा रहा है, ऐसे कई सारे जानवर पाले जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जाता है ना। फिर उसके बाद में कह सकते हो बहुत सारे एमिशंस भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं, बहुत सारे पोल्यूशंस भी देखने को मिलते हैं, बट ऐसा यहाँ पर ब्लू फूड के पास में नहीं होता, ब्लू फूड वाली कैटेगरी में नहीं होता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। और एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर में, एक्वेटिक फूड्स के अंदर में ना थोड़े ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं जब आप इसको दूसरे वाले एनिमल से कंपैरिजन करोगे तो। जैसे कि आपको मछलियों में ओमेगा 3 जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ओमेगा 3 भी हमारे बॉडी के लिए, हमारे ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर होता है। आपको पता होगा लोग ना फ़िश ऑयल का कंजम्पशन करते हैं, खासकर जो वर्कआउट वगैरह करते हैं ना, उनको फ़िश ऑयल चाहिए होता है। फ़िश ऑयल में भी यहाँ पर जो ओमेगा 3 वगैरह है वो पाया जाता है। बट मैं आपको बता दूँ इंडिया में लगभग 91%, कितने 91% आपको एक तरीके से लोग देखने को मिल जाएंगे जिनकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, B12 की कमी से जूझ रहे हैं, या फिर उनके बॉडी में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। लगभग 91% ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे हमारे देश में। तो कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो ये ब्लू फूड है वो इतने लोगों को भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकता है ना। मतलब कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डेफिनेटली है, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट इन लोगों को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। भले ही वो बात अलग है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर नॉनवेज नहीं खाते हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर नॉनवेज खाते हुए होंगे, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना। जो भी यहाँ पर जिस फूड को प्रेफर करे वो अपनी खुद की चॉइस होती है। फिर उसके बाद में बात करते हैं हम लोग एक और पॉइंट की। एक और इसका जो इम्पोर्टेंस है ब्लू फूड का वो है रिड्यूस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस।
कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कौन सी होती हैं, जो कि हार्ट से रिलेटेड होती हैं, दिल संबंधित बीमारियाँ होती हैं। तो ब्लू फूड जो है ना, जब इसको रेड मीट के साथ में कंपैरिजन करोगे, दूसरे जानवरों के जो मीट है उसके साथ में कंपैरिजन करोगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्थ को अच्छा रख सकता है। लेकिन जो दूसरे वाले मीट हैं ना, फॉर एग्जांपल बीफ का मीट हुआ या कोई दूसरा मीट हुआ, तो इनको पचाने में थोड़ा समय भी लगता है। देखो, पचाने में थोड़ा खाने में समय लगता ही है, लेकिन डेफिनेटली होता यहाँ पर यह है कि ये जो मीट है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत लग जाती है बॉडी की इसको पचाने में। और उतनी ताकत लगाने की वजह से, क्योंकि आज के समय पर आप देखोगे, आज दुनिया ऐसी है ना कि इतना काम लोगों के पास में है नहीं, लोग यहाँ पर इतना काम करते नहीं हैं, सिंपल सी बात है ना। खासकर वर्कआउट वगैरह जैसी चीज़ें भी बहुत कम हो चुकी हैं। थोड़े समय के लिए लोग अगर जा भी रहे हैं तो जिम जा रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा उतना वर्कआउट किया और उसके बाद में ढेर सारा मीट खा लिया। तो कहीं ना कहीं बॉडी की जो कैपेसिटी है ना उसको डाइजेस्ट करने की, वो आज के समय पर काफ़ी कम है, जिसकी चक्कर में जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं, है ना। ऐसे यहाँ पर मेंशन किया गया, यानी दिल संबंधित बीमारियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती हुई नज़र आती हैं। बट ब्लू फूड में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंस ये है, जो हमारा ग्लोबल साउथ है, पूरा का पूरा दुनिया का सदर्न रीजन जो है ना, वो एक बहुत बड़े समुद्र के साथ में वो एरिया टच करता है। इवन जैसे आप इंडिया का देखोगे, इंडिया का सदर्न पोर्शन है जो कि बहुत बड़े समुद्र वाले एरिया के साथ में अपने बाउंड्रीज़ को टच करता है। तो कहीं ना कहीं उस एरिया में रेवेन्यू पोटेंशियल बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यानी ब्लू फूड क्या कर सकता है, उस एरिया में जो रह रहे लोग हैं ना, उनका न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव कर सकता है। वहाँ पे रह रहे लोग जो हैं, जो कि उस ब्लू फूड जो हमारी खासकर जो मछली पालन कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, फिशरमैन है, खासकर मछुआरे हैं, उनको एक लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो इसके अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में राइटर ने मेंशन किए हैं ये बेनिफिट्स के साथ साथ अब इन्होंने ये बताया कि आखिरकार ब्लू फूड में प्रॉब्लम्स क्या हैं। क्योंकि आप कह सकते हो कि कोई भी चीज़ है ना, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों देखने को मिलते हैं। तो एडवांटेजेस तो आपने पढ़ लिया कि क्या क्या हो सकते हैं, बट अब यहाँ पे इश्यूज़ क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, उसके बारे में राइटर ने मेंशन किया है। तो पहली जो प्रॉब्लम हो सकती है ब्लू फूड में वो है बाई कैच। बाई कैच का मतलब यहाँ पर यह है कि जब मछली को पकड़ा जाता है या दूसरे यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स को पकड़ा जा रहा है ना, तो उसके साथ साथ बाकी सारे और भी जो एनिमल्स हैं वो सब जाल में फंस जाते हैं, और जाल में फंसने की वजह से उनकी काफ़ी सारे एनिमल्स की मृत्यु हो जाती है, जैसे टर्टल वगैरह हो गए, है ना। तो मछली का जाल लेकर जाते हैं वो लोग, बड़ा जाल फैलाते हैं समुद्र के अंदर में, उसमें मछली के साथ साथ दूसरे जानवर भी मर जाते हैं। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर पोल्यूशन। ठीक है, आप देखोगे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है, बहुत ज़्यादा जो प्रदूषण है वो आज के समय पर किया जा रहा है। बहुत हैवी मेटल्स, प्लास्टिक्स, माइक्रो प्लास्टिक्स, वो सब यहाँ पे आपको समुद्र के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं जो सी फूड समुद्र के अंदर जो एनिमल्स हैं ना, उनकी हेल्थ को ख़राब कर देता है, जिसकी चक्कर में जो सी फूड की क्वालिटी है, जो हमें खाना मिल रहा है समुद्र के माध्यम से, वो काफ़ी हद तक बेकार हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। फिर तीसरा यहाँ पर मेंशन किया गया है जो प्रॉब्लम है वो है मिसलेबलिंग और फ्रॉड। काफ़ी सारे इंस्टेंसेस ऐसे देखने को मिले हैं इंडिया में जहाँ पर बहुत सारे सी फूड प्रोडक्ट्स जो है ना, मछली वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये बेची जा रही हैं, लेकिन वो मछलियाँ वगैरह होती तो बहुत सस्ती हैं, बस उनकी पैकेजिंग करके उनको बहुत एक्सपेंसिव तरीके से बहुत महंगा बेचा जा रहा है। ऐसी भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, मतलब मिसलेबलिंग की जा रही है ना। मछली कुछ और सी है, उसके ऊपर कोई और सा टैग लगाकर उसका कोई भी प्राइस सेट करके यहाँ पर उसको बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव दिखाई जा रही है आज के समय पर इंडिया में। बहुत सस्ती मछलियाँ भी बहुत महंगी बेची जा रही हैं, तो ये एक और इशू है। फिर एक इशू आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, यह है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। बोला यहाँ पर यह जा रहा है कि लगभग दुनिया में जितना भी मैरीन फिश स्टॉक है, दुनिया में जितने भी यहाँ पर पूरा का पूरा जो समुद्र है, दुनिया में जितने भी समुद्र हैं, वहाँ पर जो मछलियाँ आज के समय पर प्रेजेंट है ना, इनमें 90% से ज़्यादा जो मछलियाँ हैं वो एक्सप्लॉइट हो चुकी हैं। हम लोग ओवर फिशिंग कर रहे हैं, और ओवर फिशिंग की जब बात आती है ना, तो इंडिया का नाम भी टॉप पर आता है। यानी कि एक हद से ज़्यादा मछलियों को मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। और ये खुद वर्ल्ड बैंक ने बताया। वर्ल्ड बैंक के साथ साथ यहाँ पर कुछ और रिपोर्ट्स भी इस चीज़ के बारे में मेंशन करती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप फिशिंग कर सकते हो, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट में काम किया जाएगा तो वो बेहतर हो सकता है। बट यहाँ पर उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो वो पलट कर जवाब ज़रूर देगा। तो यहाँ पर ओवर फिशिंग या इलीगल फिशिंग जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर नज़र आती हैं ओवरऑल पूरे दुनिया में, ना केवल इंडिया में। ऐसी बात यहाँ पे राइटर ने मेंशन की है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। फिर उसके बाद में उन्होंने सजेशन दिया कि आखिरकार हम आगे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हमें यहाँ पर जागरूकता फैलानी होगी। जो हमारी सरकार है, NGOs हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, इन सबको साथ में मिलकर काम करना होगा, ताकि हम लोग एक अवेयरनेस को, एक जागरूकता को फैला सकें और बता सकें कि हाँ, ब्लू फूड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।
जो लोगों में माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, उसको टैकल किया जा सकता है, गरीबी को टैकल किया जा सकता है। लोग यहाँ पर इस सेक्टर में रोज़गार लेने के लिए यहाँ पर उतर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हम लोग बता सकते हैं, तो इसके बारे में जागरूकता फैलाना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे राइटर मेंशन करते हैं, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि जो दूसरा जो सोल्यूशन है ना, वो है कि आप अगर मछली पकड़ रहे हो ठीक है, लेकिन जो आप इस तरीके से हरकत कर रहे हो, ओवर फिशिंग कर रहे हो, इन चीज़ों को रोकना होगा। जो आज के समय पर ओवर फिशिंग की जा रही है ना, एक हद से ज़्यादा मछलियों को पकड़ा जा रहा है, जिसके चक्कर में मछलियों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है, उसको एड्रेस करना होगा, वो चीज़ों को रोकना होगा। आपको फिश स्टॉक्स को मेंटेन करना होगा। ऐसा ना हो कि आप ऐसे बड़े लेवल पर मछली पकड़ो कि सारी संख्या ही खत्म हो जाए, जैसा आज के समय पर हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे इस आर्टिकल में समझाई गई है। होप गाइस आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। एक बहुत अच्छा आर्टिकल था, बहुत सारे पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। ऐसे ही आपसे ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है कि जो ब्लू रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना, समुद्र के माध्यम से, अब इसमें क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, है ना, या ब्लू फूड को लेकर कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें आप आराम से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ना आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी आपसे क्वेश्चन दिए जाते हैं पूरे वीडियो में, प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिया गया, फिर उसके बाद में एक मैप का क्वेश्चन दिया गया, उनको ज़रूर से अटैम्प्ट किया करो। नीचे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखा करो। पता चलता रहता है कि हाँ कौन कौन यहाँ पे कमेंट्स में लगातार एक्टिवेट रहता है, कौन कौन डेली बेसिस पर आंसर्स करता रहता है ना। दूसरा आर्टिकल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है डेली बेसिस पर हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन भी लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, फटाफट इसको देखेंगे। आज से 2 दिन पहले यानी कि 25 फरवरी की बात है, 25 फरवरी में मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल डिस्कस किया था, आपको याद होगा। किस चीज़ को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर, कि किस प्रकार से साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। एम्स का एग्जाम्पल दिया गया था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहाँ पे राइटर ने दिए थे, समझाया था ना मैंने आपको डिटेल से। तो उसी के बेसिस पर आज का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ज़रूर से आप एक बेहतरीन सा आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिया इज़ फेसिंग इंक्रीजिंग थ्रेट ऑफ साइबर क्राइम्स सिंस पैंडेमिक। जब से ये कोविड-19 आया है ना, जब से महामारी आई है, उसके बाद से भारत में जो ये साइबर अपराध हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, है ना, लगातार इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। फिर आगे इस क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट है कि कैसे इंडिया जो है इन सारे खतरों से टैकल कर सकता है, कैसे हम लोग यहाँ पर इन खतरों से निपट सकते हैं, प्लस जो साइबर सुरक्षा है ना, इस पर दुनिया भर की कंट्रीज़ को कैसे साथ में लेकर आ सकते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर एनालाइज करना है, लेकिन इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसीशिप है ना, इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपकी इस बार आपको पता है जो G20 ग्रुप है ना, इसकी प्रेसिडेंसीशिप भारत के हाथ में है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, एक बड़े लेवल पर हमारे पास में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी है, तो क्या कर सकते हैं जिससे साइबर क्राइम्स को आराम से टैकल किया जा सके। तो एक बेहतरीन तरीके से आंसर लिखना है, 250 शब्दों में आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, तो हिंदी में भी रीड कर देता हूँ ताकि जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं उनको और अच्छे से यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाए इस क्वेश्चन को लेकर। महामारी के बाद से भारत साइबर अपराधों के बढ़ते खतरों का सामना कर रहा है। भारत इन खतरों से कैसे निपट सकता है और साइबर सुरक्षा पर वैश्विक सहमति कैसे बना सकता है, भारत की G20 अध्यक्षता के संदर्भ में विश्लेषण करना है। 250 शब्दों में आंसर लिखोगे। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप या मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वो मेंस वाला चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं और डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम करना है और वो बहुत ज़रूरी है, तभी उस ग्रुप को ज्वाइन करना। ज़रूरी यह है कि एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, 15 मिनट लगेंगे, आप आराम से रिव्यू कर सकते हो और दोनों आंसर्स को रिव्यू करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे अपने नोट्स में इंक्लूड करने के लिए, जो कि आपने अपने आंसर में नहीं लिखे हैं। साथ ही साथ में सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर आपको एक इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप चल रहा है, आप भी जाकर उसका हिस्सा बन सकते हो। चलो आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। तो अगला जो एडिटोरियल है ना, ये पूरे पेज पर ही कवर कर दिया गया है जैसा आप देख पा रहे होंगे, लेकिन हमें एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। न्यूज़पेपर पब्लिश होता है सभी लोगों के लिए, ये एक नेशनल न्यूज़पेपर है, ये एस्पिरेंट्स के लिए पब्लिश नहीं हुआ है, ये सभी लोगों के लिए पब्लिश हुआ है, लेकिन हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम क्लियर हो जाए उसके बाद यहाँ पर आप किसी के भी ओपिनियन या कुछ भी पढ़ते रहो, कोई मैटर नहीं करता है। बट अभी के लिए यहाँ पर
इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में। तो रिसेंटली आपको पता है रशिया ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, ये ट्रीटी रशिया और अमेरिका के बीच में चल रही थी कुछ समय से, बट अभी रशिया ने सस्पेंड कर दिया। रीज़न क्या है इसके पीछे का वो जानेंगे, न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में जानेंगे। और मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी ने साल 2011 में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है और साल 2011 में ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी बनी थी, तभी एकदम हाथों हाथ क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो अभी तक बहुत लंबे समय से इस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो पॉसिबिलिटी है वापस से इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी समय हो चुका है। ठीक है, चलो समझते हैं आखिरकार ये ट्रीटी क्या है प्लस कैसे वर्क करती है, और अभी यहाँ पर इसका जो खासकर गोल था वो क्या था, वो सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने अंदाज में, यानी कि इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट पॉइंट्स के साथ में, जो कि आपको हेल्प करे। डायरेक्टली आपको यहाँ पे परेशानी ना हो कि मैं इसमें से क्या निकाल के पढ़ूँ या क्या ना निकाल के पढ़ूँ, कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पर जितना दिया जा रहा है उतना पढ़ना, जो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है वो सब आपको PDF में नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो वो मेहनत आपको नहीं कर रही है, वो सारी मेहनत हम कर रहे हैं। चलो आगे आते हैं। अब बात की जा रही है यहाँ पर कि पहले तो इस आर्टिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है न्यू स्टार्ट ट्रीटी का, उसको समझते हैं। न्यूज़ ये निकल कर आती है कि रशिया ने रिसेंटली यहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया है कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है ना, इसमें इनका जो पार्टिसिपेशन है वो सस्पेंड कर रहे हैं, कि अब हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पर रशिया ने बोल दिया। ठीक है, ये अग्रीमेंट यहाँ पर US और रशिया के बीच में हुआ था, बट अब यहाँ पर इस अग्रीमेंट के ऊपर रशिया ने एक तरीके से रोक लगा दी। रशिया ने बोला हम ज्वाइन ही नहीं कर रहे, हटो, जाओ अपने आप यहाँ पर इस ट्रीटी को निभा लो। ठीक है, अब उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमें समझना है कि इस ट्रीटी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, कैसे यहाँ पर शुरुआत हुई थी। देखो, जो कोल्ड वॉर था ना, उसके बेसिस पर यहाँ पर इस ट्रीटी को स्टार्ट किया गया था। कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था, जो शीत युद्ध चल रहा था ना, उस समय पर रशिया और खास रशिया उस समय USSR हुआ करता था, सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाया करता था, और इधर वेस्टर्न कंट्रीज थी, अमेरिका वगैरह था। तो इनके बीच में शीत युद्ध चल रहा था। अब शीत युद्ध में कोई हाथापाई लड़ाई वड़ाई नहीं चल रही थी, बस खाली क्या कर रहे थे, इधर से कोई काम हो रहा था, जैसे कि यहाँ पर रशिया ने कोई हथियार बना लिया, तो यहाँ पर अमेरिका ने इसको देखकर अपने 2 हथियार बना लिए। अब अमेरिका ने जब 2 हथियार बना लिए तो रशिया ने देखकर 4 हथियार बना लिए। इस प्रकार से वेपन्स बहुत तेज़ी से दोनों देश लगातार बनाते हुए चल रहे थे। तो डर था आने वाले समय पर एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ये ट्रीटी उस डिज़ास्टर को होने से रोकने का काम करती है। अब वो कैसे, इसको समझते हैं। ये जो स्टार्ट नाम है ना आगे, ये वैसे तो इस पूरी ट्रीटी का नाम है न्यू स्टार्ट, लेकिन इसका बैकग्राउंड हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। जो आगे का नाम है स्टार्ट, इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। नाम से ही पता चल रहा है जो हथियार है ना, उनको कम करने की बात की जा रही है इस पूरे ट्रीटी के अंदर में। तो सबसे पहली जो ट्रीटी आई थी ना, उसको स्टार्ट 1 के नाम से जानते हैं। इसको साइन किया था US, और उस समय पर USSR था, उसके थ्रू 1991 की बात है, उस समय इसको साइन किया गया था। और 1994 में ये ट्रीटी वर्किंग में आई थी, फोर्स में आ गई थी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो अभी यहाँ पर न्यू स्टार्ट ट्रीटी ये नहीं है, ये स्टार्टिंग हो चुकी है न्यू स्टार्ट ट्रीटी की तरफ आने की। स्टार्टिंग में केवल और केवल स्टार्ट 1 के नाम से ट्रीटी को लेकर आया गया था। अब स्टार्ट 1 ट्रीटी का मेजर मकसद क्या था? इस ट्रीटी का मकसद ये था कि ये दोनों देश लगातार न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बनाते जा रहे हैं, इसके नंबर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, भैया उसके ऊपर लिमिट लगा देना, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड्स ऐसे बढ़ते रहेंगे और कभी कुछ होगा दोनों देशों के बीच में तो एक डिज़ास्टर क्रिएट हो जाएगा। तो उसके ऊपर रोक लगाने का, मिसाइल्स के ऊपर रोक लगाने का काम इसने किया कि भैया आप इतनी से ज़्यादा मिसाइल नहीं रख सकते, इतने न्यूक्लियर वॉरहेड से ज़्यादा नहीं रख सकते, इतने से ज़्यादा तैनात नहीं कर सकते, एक लिमिट यहाँ पर सेट कर दी गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अब वो जो लिमिट है सेट कर तो दी गई, क्या ये देश मान रहे थे? हाँ मान रहे थे, क्योंकि एक दूसरे के इंस्पेक्शन भी क्या करते थे, यानी कि ये दोनों देश ना एक दूसरे के आसपास जाकर, मतलब एक दूसरे के देश में जाकर चेक भी क्या करते थे, इंस्पेक्शन भी किया जाता था कि वाकई में ये फॉलो किया जा रहा है, यानी रशिया इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, अमेरिका इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो प्रॉपर इंस्पेक्शन हुआ करता था। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये स्टार्ट 1 का काम क्या था, कैसे शुरुआत हुई 1991 में, ये आपने समझ लिया। फिर उसके बाद में 2009 तक ये ट्रीटी ख़त्म हो गई। अब इसकी जगह हम एक दूसरी ट्रीटी को लेकर आ गए, यानी स्टार्ट 1 को एक दूसरी नई ट्रीटी ने रिप्लेस कर दिया। जो दूसरी नई ट्रीटी थी ना, उसका नाम था सॉल्ट। क्या नाम था? सॉल्ट। इसको हम ट्रीटी ऑफ मॉस्को के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट 1 आया, स्टार्ट 1 के बाद में सॉल्ट आया, और सॉल्ट के बाद में आ जाती है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी की कहानी पिछली आपने समझ ली। न्यू स्टार्ट ट्रीटी एकदम से नहीं आई थी, इससे पहले सॉल्ट 1, सॉल्ट, फिर उसके बाद में एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी आई। बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ।
इस पिक्चर को देख सकते हो। पता है वैसे ना ओवरऑल आप देखोगे तो कई सारी ट्रीटीज़ दोनों देशों के बीच में साइन होती चली गई। 1970 के बाद यहाँ पर कुछ ट्रीटीज़ को साइन किया गया, 1980s के बाद 1991 में स्टार्ट 1 को साइन किया गया था। फिर उसके बाद में सॉल्ट जो है इसको जून 2003 में स्टार्ट किया गया था, है ना। इसके एक्सपायरेशन यानी एक्सपायर हो गया था 2011 में। फिर 2011 में न्यू स्टार्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ये 2011 में साइन हो चुकी थी, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये एक्सपायर होने वाली थी वैसे, लेकिन अभी यहाँ पर रशिया जो है बाहर निकल चुका है इस ट्रीटी से। रशिया ने इसको सस्पेंड कर दिया है। बात क्लियर हुई। अब आ जाता है न्यू स्टार्ट ट्रीटी की तरफ। अभी तक हमने पढ़ लिया कि हाँ बिल्कुल ये ट्रीटी साइन हो रही है। अब इसमें क्या क्या बोला गया है थोड़ा इसको समझते हैं। ये ट्रीटी अमेरिका और रशिया के बीच में हो रही थी, क्योंकि अब रशिया बन चुका है प्रॉपरली, 2011 आ चुका है भैया, है ना। अब यहाँ पर 1991 निकल चुका है। 1991 में यूएसएसआर वगैरह टूट चुका था, बट अब यहाँ पर रशिया बन चुका था। 2011 में 5 फरवरी की तारीख थी जिस दिन यूएस और रशिया ने मिलकर इस ट्रीटी को साइन किया। और इन्होंने कुछ लिमिट्स लगा दी, अगेन कुछ नई लिमिट लगा दी हैं मिसाइल्स के ऊपर में, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर में, कि आप इतने से ज़्यादा तैनात नहीं कर सकते, इतने से ज़्यादा बना नहीं सकते। तो इस प्रकार की जो लिमिट्स हैं इन दोनों देशों के बीच में लग जाती हैं और प्रॉपर ये ट्रीटी फॉलो की जाती है। 2011 से फॉलो हो रही थी, 2018 में एक बार और मिलते हैं, ये इस ट्रीटी को आगे के लिए बढ़ा देते हैं, फिर आगे के लिए बढ़ा देते हैं, तो ऐसी ट्रीटी आगे बढ़ती चली गई। तो जो लास्ट टाइम यहाँ पर इस ट्रीटी को बढ़ाया गया था ना, वो 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था कि फरवरी 2026 तक ये ट्रीटी को एक्सटेंड किया जा रहा है। यानी फरवरी 2026 तक ये दोनों देश मिलकर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, अपने हथियार का ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस ट्रीटी को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा था, बट अभी 2026 काफ़ी दूर है, उससे पहले यहाँ पर रशिया इससे बाहर निकल चुका है। रशिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। अब सर सवाल ये उठता है कि इसको सस्पेंड करने के पीछे का मतलब, इसको सस्पेंड अगर कर भी दिया है ना, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। तो बहुत ख़तरनाक इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहला क्या होगा, इस ट्रीटी को सस्पेंड करने से अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि अमेरिका अब यहाँ पर मॉनिटरिंग कर सके, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये जो ट्रीटी साइन हुई थी ना, अब ये ट्रीटी फॉलो कर रहे हैं दोनों देश या नहीं कर रहे हैं, तो इसको लेकर इंस्पेक्शन की जाती है प्रॉपरली। दोनों एक दूसरे के देशों में जाकर यहाँ पर इन चीज़ों को चेकआउट करते हैं। तो रिसेंटली अभी व्लादिमीर पुतिन ये बोलते हैं कि भैया जैसे यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया ना, तो उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज तो सब साथ में इकट्ठी हो गई, यूएसए, यूके, ये सारी कंट्री सब साथ में इकट्ठी हो गई। और इन सब साथ में इकट्ठे होने के बाद में इन्होंने रशिया के ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस लगा दिए। तो व्लादिमीर पुतिन अब जाकर चेक तो कर नहीं सकते हैं वहाँ पर कि वो लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस चक्कर में यहाँ पर उनका कहना है कि अब हम इंस्पेक्शन कर नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर इस ट्रीटी को ही सस्पेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। और अब अमेरिका के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि अमेरिका यहाँ पर जाकर चेकिंग कर सके, इंस्पेक्शन कर सके। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले समय पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इवन आप कह सकते हो जो न्यूक्लियर वेपन्स है ना, उनका जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि ट्रीटी सस्पेंड कर दी गई है। क्लियर हो गई बात। अब आप देखो बहुत आसानी से आपने टॉपिक को समझ लिया। अब बात ये की गई है कि देखो 2011 में यूपीएससी ने ऐसे ही ना एक सिंपल से सवाल पूछ लिया था, क्योंकि 2011 में इस ट्रीटी को साइन किया गया, तो 2011 में ही पूछ लिया गया। सवाल क्या था, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये रिसेंटली न्यूज़ में थी, बताओ ये ट्रीटी क्या है। ऑप्शन ए, ये एक बायलैटरल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी है जो कि अमेरिका और रशिया के बीच में हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट, ये एक मल्टीलेटरल एनर्जी सिक्योरिटी कॉपरेशन ट्रीटी है जो कि ईस्ट एशिया समिट के मेंबर्स के बीच में हुई है। ऑप्शन नंबर सी, ये एक ट्रीटी है रशिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में। ऑप्शन नंबर डी, ये एक मल्टीलेटरल कॉपरेशन ट्रीटी है ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच की। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ना ब्रिक्स के बारे में पढ़ा हमने, ना यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा, ना ईस्ट एशिया समिट के बारे में पढ़ा। तो तीनों ऑप्शंस हमारे हो गए कैंसिल। हमें पता है यूएसए और रशिया के बीच में इस ट्रीटी को साइन किया गया था न्यूक्लियर आर्म्स को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। नाउ आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है, समझ में आ चुका है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ऑल क्लियर लिख देना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। नाउ अगला जो आर्टिकल है हमारा काफ़ी छोटा सा आर्टिकल है, फटाफट देख लेते हैं क्या बात की जा रही है। इटालियन पीएम है, यानी इटली की पीएम है, जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, जिनका पिक्चर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अभी जो 8th रेजिना डायलॉग होगा ना, उसकी चीफ गेस्ट बनने वाली हैं, ये उसके बारे में समझाया गया। तो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, ये इंडिया विज़िट करेंगी। कब से कब तक, 2 और 3 मार्च के लिए विज़िट करने वाली हैं भारत में। अपने फॉरेन मिनिस्टर के साथ में विज़िट करेंगे, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है।
ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर इंडिया में जो रेजिना डायलॉग है वो होने वाला है और ये 8th रेजिना डायलॉग होगा। जैसे जैसे यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी बातचीत होगी, वो सब बाद में पब्लिश होंगी। ऑब्वियस सी बात है, अभी डायलॉग से पहले कोई अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता है। बट फिर भी बोला यह जा रहा है कि इटली जब आ रहा है ना, इटली के जो मिनिस्टर्स हैं वो आ रहे हैं। और अभी पिछले 5 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इटली के जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट है वो इंडिया में हो रही है। 5 साल में ऐसा यहाँ पर हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट हो रही है, तो इस वजह से ये रेलिवेंट भी है। और एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है इटली और इंडिया के बीच में कहीं ना कहीं जो बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो जल्दी अनाउंस किया जा सकता है, क्योंकि ये इंडिया विजिट कर रही हैं, तो एक डिफेंस एग्रीमेंट को अनाउंस किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है। प्लस यहाँ पे दोनों देशों के जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे, डेफिनेटली ऐसे मेंशन किया जा रहा है। प्लस दोनों देशों ने मिलकर यहाँ पे बोला है, मतलब आने वाले समय पर कोलेब्रेशन कर सकते हैं साइंस एंड टेक के मामले में, और बड़ी बड़ी डिफेंस डील हो सकती हैं दोनों के बीच में, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। अभी एक अंदाज़ा है, बस खाली एक प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है। अब होगा क्या, वो सब होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो आएंगी बातचीत जो भी होगी वो सब आर्टिकल में पब्लिश होगा, तो उसके अगले दिन ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही ध्यान रखना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना। अगला भी एक छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ पर भी कुछ अलग से हटकर इन्फॉर्मेशन याद रखने वाली नहीं है, बट जो भी चीज़ें हैं इसको ध्यान में रखना। 1300 साल पुराना जो बुद्धिस्ट स्तूपा है वो अभी पाया गया है ओडिशा के जजपुर में। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है ओडिशा का एक तरीके से 1300 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूपा। यहाँ पर एक छोटा सा पिक्चर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और इनिशियली यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इनिशियली इसको देखा स्टार्टिंग में, तो एक अंदाज़ा लगा दिया है कि लगभग ये जो स्तूपा है ना, ये लगभग 7th और 8th सेंचुरी को बिलोंग करता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगभग यहाँ पर फिर उसके बाद मेंशन किया कि 1300 साल पुराना यहाँ पर यह स्तूपा है। ठीक है, और जो कि ओडिशा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पाया गया है, जहाँ से जो खोंडालाइट स्टोन्स हैं, खोंडालाइट स्टोन्स यहाँ पे बहुत पॉपुलर पत्थर है ये। इन पत्थर की सप्लाई हुआ करती थी 12th सेंचुरी के आसपास। जो हमारा श्री जगन्नाथ टेम्पल है ना, उसको सुंदरता देने में यहाँ पर उन पत्थर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो वो पत्थर भी यहीं पे पाए जाते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। प्लस उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि जो ये बुद्धिस्ट स्तूपा है ना, ये कहीं ना कहीं खांडोलाइट माइनिंग साइट पर मिला है, जहाँ पे माइनिंग की जाती है ना, पत्थर की खनन किया जाता है पत्थरों का, तो वहीं पर ये जो स्तूपा है वो मिला है। और अपने आप में अभी थोड़ी सी और ज़्यादा इसके ऊपर जो रिसर्चेस है वो करना बाकी हैं। इवन यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो मेंबर्स हैं, उनमें से एक मेंबर का कहना यह है कि जो स्तूपा है ना, ये स्तूपा लगभग 4.5 मीटर बड़ा हो सकता है, 4.5 मीटर टॉल हो सकता है। और इनिशियली यहाँ पर एक ऊपर से एक अंदाज़ा है कि लगभग 7th और 8th सेंचुरी के आसपास यहाँ पर जो स्तूपा है वो बिलोंग करता होगा, इतना पुराना स्तूपा नज़र आता होगा। ठीक है, वो बात यहाँ पर समझाई गई है, बट आगे इसको लेकर और आर्टिकल्स पब्लिश होंगे तो और क्लैरिफिकेशन आएगा। अभी इतनी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं है, कुछ और आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं अलग अलग अखबारों में, वहाँ पर भी इतनी क्लैरिफिकेशन नहीं है। बट जो भी क्लैरिफिकेशन आती है वो सब मैं आपको पता है बाद में भी डिस्कस करता हूँ। जो दूसरा वीडियो आता है वहाँ पर भी कुछ रेलिवेंट आर्टिकल्स को रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करिए खोंडालाइट स्टोन की, जो पत्थर है इसके बारे में बताया गया है। ये जो स्टोन है ना, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था, खासकर जो एंशियंट टेम्पल, हमारे पुराने ज़माने के जो टेम्पल्स हैं, मंदिर बने हुए हैं ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन स्टोन का यूज़ किया गया है। इवन जो हमारी राज्य सरकार है, उनका एक प्लान ये भी है कि हम लोग क्या करें, लगभग 3208 करोड़ रुपए लगाने वाले हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर में, जहाँ पे हम लोग पूरी तरह से उड़ीसा के अंदर में जो पूरी है ना, इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और वहाँ पर भी इस स्टोन का, इस बेहतरीन से पत्थर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो बोला यह जा रहा है कि खोंडालाइट स्टोन से जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हम बनाते हैं ना, उसकी जो मजबूती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई नज़र आती है, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, तो जहाँ पर ये खोंडालाइट स्टोन पाया जाता है, जहाँ पर इसके खनन किया जाता है, खासकर जजपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पर ये 1300 साल पुराना ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा पाया गया है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट एक और छोटे से आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, इसको आप GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से लिंक कर पाओगे, और ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है। जो HAL है, दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो इस बॉडी को हमारे DGCA की साइड से एक अप्रूवल मिल चुका है, किस चीज़ के लिए, फॉर द न्यू वेरिएंट ऑफ हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट। ठीक है, एक नया एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है जिसका नाम है हिंदुस्तान 228201 LW, जो कि आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसकी अच्छी खासी कैपेसिटी बताई जा रही है। तो अभी यहाँ पे जो अप्रूवल है ना, वो DGCA की साइड से मिल चुका है। DGCA का मतलब क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि एक नया वेरिएंट जो है वो
जो हिंदुस्तान का जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बॉडी है ना, ये अलग अलग यहाँ पर वेपन्स को बनाती है, एयरक्राफ्ट्स को बनाती है। तो इन्होंने यहाँ पर अभी इस पहले एयरक्राफ्ट को बनाया। तो अभी जो एयरक्राफ्ट को बनाया, जो नया वेरिएंट है, इसको अप्रूवल दे दिया गया DGCA की साइड से। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की जा रही है। ये जो वेरिएंट है इसकी कैपेसिटीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा, कितनी कैपेसिटी है लमसम, बोला ये जा रहा है कि ये जो पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट है ना, ये क्या कर सकता है, लगभग 5695 kgs के आसपास जो वेट है उसको लेकर उड़ सकता है। ये इसकी कैपेसिटी है। प्लस लगभग 19 पैसेंजर्स को, यानी इतना वेट तो रख ही सकते हो, इतने वेट के साथ साथ 19 पैसेंजर्स को भी साथ में लेकर चल सकते हो इस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई। एक नया वेरिएंट है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट का। तो छोटा सा आर्टिकल था। अगेन यहाँ पर फिर से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बस खाली जितना आपको बताया इतना ही ध्यान रखना। खाली जैसे कि आप लोग DGCA के बारे में जान सकते हो कि आखिरकार ये जो DGCA है वो क्या है ना। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। पहले हम लोग यहाँ पर इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो अगर मैं आपसे मतलब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो DGCA है ना, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आने वाली यहाँ पर ये बॉडी है। सिंपल बात हो गई। एक रेगुलेटरी बॉडी है। हमारा पूरा सिविल सेक्टर जो है ना, सिविल एविएशन सेक्टर है, जितना भी यहाँ पर प्लेन्स एयरलाइन सेक्टर है उसको मैनेज करने का काम करता है। एयरलाइन सेक्टर में जितने भी सेफ्टी इश्यूज़ हैं उनको देखने का ये बॉडी काम करती है। ठीक है, DGCA। बात क्लियर हो गई। तो ये थे आज के हमारे रेलिवेंट आर्टिकल्स। आई होप गाइज आपको यहाँ पर अगेन एक क्लैरिटी मिल चुकी है। और जो एडिटोरियल सेक्शन है वो मैंने आपको समझा ही दिया है कि क्या रेलिवेंट आर्टिकल थे, प्लस यहाँ पर मेंस क्वेश्चन हम ले चुके हैं। बाकी आज का एक बार आप डेटा पॉइंट भी देख सकते हो। डेटा पॉइंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे बात की जा रही है टोबैको की और सिगरेट्स की, कि सिगरेट का जो कंजम्पशन है कहाँ पर कितना हो रहा है, उसके बारे में एक डेटा पॉइंट दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर मैप है ना इंडिया का, यहाँ पे बोला जा रहा है एक कुछ ब्लैक कलर से एरिया को डिनोट किया गया है, कुछ रेड कलर से, कुछ डार्क ब्लू कलर से और कुछ लाइट ब्लू कलर से, है ना। तो मेंशन किया गया है कि जो खासकर मेन है, जो पुरुष है ना, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर सिगरेट का कंजम्पशन कर रहे हैं, सिगरेट्स को पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, है ना। तो 2019 से लेकर 21 के बीच में कहाँ पर सबसे ज़्यादा सिगरेट पी गई हैं। तो जो रेड वाले रीजन्स आपको दिख रहे हैं ना, ये रेड वाले रीजन्स वो हैं जहाँ पर 30% से ज़्यादा मेंस ने, पुरुषों ने यहाँ पर सिगरेट पी है 2019 से लेकर 21 के बीच में। और जो बिल्कुल लाइट ब्लू कलर का है, वहाँ पे आप देख पाओगे 25 से 30% तक लोगों ने पी है। फिर उसके बाद थोड़ा और डार्क हुआ, 20 से 25% लोगों ने, थोड़ा और डार्क हुआ 15 से 20% ने, और थोड़ा और डार्क कलर है जहाँ पे 15% से कम लोगों ने यहाँ पर ये जो सिगरेट है इसका कंजम्पशन किया है, यानी इस सिगरेट को पिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझाया गया है। ऐसे यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप देख पाओगे, दूसरे चार्ट में भी समझाया गया है कि ऐसे आदमी, ऐसे परसेंटेज ऑफ मैन जो कि 2019 से लेकर 21 के बीच में जिन्होंने सबसे ज़्यादा गुटखा खाया है, तो वो कहाँ से बिलोंग करने वाले लोग हैं। तो अगेन आपको नदर्न रीजन में देखने को मिलेंगे गुटखा खाने वाले लोग। जो रेड कलर वाला जो सबसे ज़्यादा पोर्शन है ना, ये पोर्शन वो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेंस ने यहाँ पर गुटखा खाया है 2019 से लेकर 21 के बीच में। और जो ये डार्क ब्लू कलर है, ये वो रीजन है जहाँ पर सबसे कम लोगों ने यहाँ पर गुटखा खाया है, लगभग 10% से भी कम आदमियों ने। बाकी जो थोड़ा लाइट कलर है, कह सकते हो यहाँ 30 से 40% लोगों ने गुटखा खाया है। रेड वालों में 40% ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर गुटखा खाया है। थोड़ा सा और लाइट हुआ तो यहाँ पर 20 से 30% लोगों ने खाया है। वो चीज़ें यहाँ पर डिनोट की गई हैं, जैसा ये देख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में जो मेल स्मोकर्स हैं ना, लगभग यहाँ पे कह सकते हो ये वाला जो चार्ट है ये समझाता है कि कौन कौन से एरिया है जहाँ पर जो मेल स्मोकर हैं वो एक दिन में 5 से ज़्यादा जो सिगरेट्स हैं उसको यहाँ पर पी लेते हैं। तो उनकी संख्या जो है वो अगेन आप देख पाओगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जहाँ पर रेड कलर है, 30% से ज़्यादा वाला सभी जगह पर रेड कलर वाला पोर्शन दिखाई देगा। जो जहाँ पर भी रेड पोर्शन है वहाँ पे 30% से ज़्यादा जो लोग हैं ना, वो यहाँ पर एक दिन में 5 से ज़्यादा सिगरेट पी चुके हैं 2019 से लेकर 21 के बीच में। फिर ऐसे यहाँ पर पूरा का पूरा और डेटा दिया गया। थोड़ा लाइट कलर है, यहाँ पर 20 से 30% लोग ऐसे थे। फिर उसके बाद में थोड़ा और लाइट हुआ, थोड़ा डार्क हुआ, वहाँ पे 10 से 20% लोग थे। फिर थोड़ा और डार्क हुआ, यहाँ पर लगभग 5 से 10% थे। और जो बिल्कुल डार्क हो गया यहाँ पर 5% से कम लोग थे। मतलब ओवरऑल अगर हम इसका पूरा सिनेरियो निकालने की कोशिश करें तो आप ये देखोगे तंबाकू या फिर सिगरेट का जो कंजम्पशन है ना, वो नदर्न रीजन में थोड़ा सा ज़्यादा है, जबकि साउथ रीजन में काफ़ी कम देखने को मिलेगा। जो सदर्न पोर्शन है वहाँ पे काफ़ी कम देखने को मिल जाएगा, लेकिन नदर्न रीजन में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। तो एक डेटा पॉइंट था और इसकी हेडिंग भी यही दी गई है, रिलेटिवली फ्यू टोबैको यूज़र्स इन सदर्न स्टेट्स। सदर्न स्टेट्स में तंबाकू खाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे जो टोबैको यूज़र्स हैं
बाकी एक दिन में 5-5 सिगरेट पीने वाले में यहाँ पर सदर्न स्टेट्स में भी कुछ स्टेट्स आ जाते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग एक एक दिन में 5-5 सिगरेट पी चुके हैं 2019 से लेकर 21 के बीच में। ठीक है, तो ये था एक डेटा पॉइंट ना। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग अपने डिस्कशन को समाप्त करने के लिए। जो भी चीज़ें थी वो सब हम यहाँ पर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना। फटाफट प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है सही। 2013 का क्वेश्चन था, इन तीनों बॉडीज़ में से कौन सी बॉडी है जो कि रूरल हाउस होल्ड्स को क्रेडिट असिस्टेंस देने का काम करती हैं। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली। यानी कि एक तो हमारा रीजनल रूरल बैंक का ये काम है और दूसरा लैंड डेवलपमेंट बैंक का ही काम है। तो ये दो बॉडीज़ यहाँ पर क्या करती हैं, रूरल हाउस होल्ड्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं। बाकी जो नाबार्ड है इसका दूसरा काम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का काम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।